स्वागत है। डॉक्टर रंजना कुमारी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया। जी, तो आज हम एक बेहद खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम बातचीत करेंगे कि क्या सिनेमा रेप कल्चर को प्रमोट कर रहा है? क्या महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, उन्हें बॉलीवुड नॉर्मलाइज करता है? जिस तरह से हम अश्लील भद्दे सॉन्ग्स देखते हैं, डबल मीनिंग सॉन्ग्स देखते हैं सिनेमा में, कहीं न कहीं इतना जो आम जनता है, वो इतनी समझदार नहीं है कि वो उसको कहीं से फ़िल्टर करके अपनी ज़िंदगी जिए। बहुत सारी थ्योरी है मीडिया में जिसमें कहा जाता है मीडिया कल्टिवेट्स रियलिटी, यानी जो स्क्रीन पर आम लोग, आम जनता देखती है, वो उसे रियलिटी मान लेते हैं, जितने घंटे वो स्क्रीन पर बिताते हैं। आप ऐसा कहीं बताते हैं, अगर आप पुलिस अधिकारी, और रिपोर्ट्स भी ऐसी आती हैं कि सिनेमा देखकर लोगों ने अपराध किए, हूबहू उसी तरह से अपराध किया जिस तरह उन्होंने फ़िल्म में देखा था। रंजना जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्या सिनेमा जो है, उसको कहीं न कहीं खुद पर लगाम कसने की ज़रूरत है? क्या सिनेमा रेप कल्चर को प्रमोट करता है? देखिए, सिनेमा बेसिकली एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है और वो ड्रीम सेल करता है जो रियलिटी से डिवोर्स्ड होती है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जी। कुछ सिनेमा के हिस्सों को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ तरह के सिनेमा को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सिनेमा एक खास तौर के तरह से एंटरटेनमेंट को आपके सामने प्रेज़ेंट करता है। एंटरटेनमेंट का मतलब ये हुआ कि आप उसको देख के खुश हों, आप उसको देख करके एंजॉय करें, आप उसको देख करके कहीं न कहीं जो आप ज़िंदगी में बिल्कुल आपके पास नहीं है, आप पाना चाहते हैं, उस तरह की कुछ ड्रीम्स आपके पास आ जाएँ और फिर आप उसको जिएँ। तो ये सिनेमा का एक बेसिक मकसद ये होता है। और कभी-कभी सिनेमा सोशल मैसेजिंग भी करता है, जिसमें कि बहुत सारी हमारी फ़िल्में हैं जो कि सामाजिक सरोकार के मुद्दों को उठाने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर उनको सीरियस ढंग से सिर्फ़ सामाजिक सरोकार के मुद्दे ही उठाएँगी तो फिर शायद वो बहुत ज़्यादा देखने योग्य या लोगों को एंटरटेन करने योग्य नहीं होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिनेमा के साथ है वो ये कि जो आज हमारी समाज में पैट्रियार्कल कल्चर है या जो जेंडर इनइक्वालिटी है, महिला पुरुष के बीच की जो गैर बराबरी है, ये उसको कम करने की बजाय बढ़ाने का काम करता है और वो कई तरीकों से करता है। एक तो जैसा आपने कहा रेप कल्चर, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि रेप कल्चर बनाने का काम सिनेमा करता है, लेकिन निश्चित तौर पर वो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता है, बल्कि उसको इस तरह से परोसता है समाज के सामने कि वो एंटरटेनिंग हो। अब रेप में तो क्या एंटरटेनिंग है? रेप में यही है कि एक महिला के ऊपर हर तरह के अन्याय हो रहा है, हर तरह से उसके शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है और लोग जो देखने वाले हैं, उनको वो टिटिलेट कर रहा है या उनको एक्साइट कर रहा है या उनको एंटरटेन कर रहा है। तो इस तरह की और दूसरा फिर उसी तरह के गाने जो कि महिलाओं के शरीर को एक तरह से विभत्स ढंग से विभाजित करते हैं या परिभाषित करते हैं और फिर वो गानों को सुन के लोगों को खुशी होती है या फिर व्यंग्यात्मक ढंग से कुछ बातें कहते हैं। तो एक तरह से डिसरिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी ऑफ विमेन, ये मैसेजिंग काफ़ी इस बीच में हुई और फिर पुरुष का वर्चस्व, मतलब आप अगर पीछे-पीछे एक लड़की के दौड़ेंगे, आप उसको ज़बरदस्ती उसके साथ उसको किस कर लेंगे, आप ज़बरदस्ती उसको अपने ज़ोर-ज़बरी के साथ अपने गरेबाँ में पकड़ लेंगे, जो भी इस तरह की जो हरकतें होती हैं, उससे कहीं न कहीं प्रेम को जोड़ा गया कि अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो महिला का आपके साथ प्रेम हो जाएगा और फिर आप उसके साथ विवाह करके एक परिवार बना सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें सरासर गलत है। एक तो जो वर्बलाइजेशन, बीच में तो इतने गंदे डायलॉग आने लग गए थे और इतना सब कुछ बिना सोचे समझे जो मर्जी, जब तक कि हम लोग की तरफ से ये प्रोटेस्ट नहीं शुरू हुआ कि इस पर लगाम लगाई जाए, तब तक जो मर्जी एक औरत के बारे में, औरत का शरीर, उसकी अस्मिता, उसके प्रति जो सम्मान की जगह उसको एक हास्य का विषय बना देना, ये भी सिनेमा ने किया। ना सिर्फ रेप कल्चर बल्कि औरत की डिग्निटी को हर समय अटैक करके और उसको फिर लोगों के लिए एक हास्य का विषय बनाना, ये भी अपने आप में, ये आजकल जो स्टैंड अप कॉमेडियन और ये तमाम चीजें चली हैं, वो भी उसका ही हिस्सा है। क्या आप इस बात से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं कि कितना आप एक औरत को उधेड़ सकते हैं, कितना उसकी इज्जत का आप फलूदा बना सकते हैं, तो फिर लोगों को बड़ी खुशी होती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं डोमिनेंस दिखाता है, पुरुष वर्चस्व दिखाता है और फिर लोगों को बड़ा मजा आता है इसमें। तो निश्चित तौर पर ये समुदाय की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की सामाजिकता को ना बढ़ावा दे, इस तरह के सामाजिक मूल्यों को ना बढ़ावा दे, बल्कि
महिला के प्रति सम्मान के मूल्यों को सामने लाए। जी। कई बातें सिनेमा के लिए सामने आती हैं कि वो इस तरह के डबल मीनिंग सॉन्ग ना दिखाए, इस ज़िम्मेदारी से आर्ट के नाम पर आप कुछ भी नहीं परोस सकते। आर्ट के नाम पर आप ऐसे कंटेंट नहीं दे सकते कि जिससे सड़क पे चलती महिला की ज़िंदगी आप जी। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए आर्ट एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है जिसमें कि आप नग्न शरीर को भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं। महिला के शरीर पर तो तमाम आर्ट फॉर्म्स डेवलप हुए हैं, लेकिन उनमें आप जो एक विशेष एक लाइन खींचनी होती है कि कहाँ जाकर के वो एक तरह से सेक्सुअलाइजेशन ऑफ विमेन्स बॉडी होता है और कहाँ जाकर के वो एक आर्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो वो एक बहरी बहुत ही थिन लाइन होती है। सिनेमा बार-बार उस लाइन को क्रॉस करता है और सिनेमा में कई बार जो इस तरह के सीन होते हैं जिसमें कि और अक्सर जो सिनेमा का जो प्लॉट रहता है और अभी भी आज भी वो प्लॉट ही रहता है, घुमा फिरा करके एक पुरुष प्रधान सिनेमा खासतौर से बॉम्बे की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो बिल्कुल एक तरह से एक पुरुष की चारों तरफ महिला का जीवन घूमता दौड़ता है। बहुत कम ऐसा होता है कि महिलाएं उसमें हीरो की भूमिका में हो या महिलाओं के हीरोइज्म को उभारे, वो उसकी स्ट्रेंथ को, उसके करेज को, उसके वैलर को उभारे, बल्कि दूसरी सिर्फ ये दिखाते हैं कि वो शर्माती हुई, मुस्कुराती हुई, कहीं ना कहीं वो भ्रमित सी रहती है हर समय। तो हीरो हीरोइन का जो एक तो हीरो के वर्चस्व का हीरो आगे है और दूसरा ये कि फिर हिंदी सिनेमा तो बिल्कुल पूरी तरह से और साउथ इंडियन सिनेमा भी कहीं न कहीं वो जी। पेड़ के चारों तरफ डांस वाले नज़ारे से हट के नहीं बनता है। कहीं न कहीं वो ज़रूर डालते हैं ताकि लोग इसको स्वीकार करें। और जब आप ऐसा ही लोगों को दिखाएँगे तो फिर लोगों की मानसिकता बदलने में आपकी कोई भूमिका नहीं होती, बल्कि रेप कल्चर, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो मी टू का पूरा मूवमेंट है वो ये सब चीज़ों का एक कारण सिनेमा बनता जाता है। कि आप किसी कोई आपके ऑफिस में काम कर रहा है, आप बेवजह उसको परेशान कर रहे हैं, आप तरह-तरह के जो तरह-तरह के उसके साथ मज़ाक करके उसका सब लोग लुत्फ़ उठा रहे हैं, सब लोग मज़ा ले रहे हैं और बाद में उस कोई ये नहीं सोच रहा है कि उस महिला की मानसिकता पर क्या बीत रही है या उस महिला के साथ क्या हो रहा है। तो ये भी एक पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता का ही प्रतीक हमारे सामने है। बॉलीवुड उसको प्रमोट करता है। पेट्रियार्कल नॉर्म्स, वैल्यूज़ और कल्चर को प्रमोट करता है, ना कि उसको क्वेश्चन और चैलेंज करता है। लेकिन मैं पूरे सिनेमा की बात नहीं कर रही हूँ। एक स्ट्रीम ऐसा भी जी। सिनेमा में है, जिसने कि इसको बदलने की कोशिश की है। पर फिर वो पॉपुलर सिनेमा में नहीं आता है। फिर वो बॉलीवुड का जो पॉपुलर सिनेमा है, उसका तो हीरो फिर वो मसल मैन और वो जो औरत की साड़ी खींच के उसको उसके साथ रेप करे, उसके साथ हर तरह का अत्याचार करे, हर तरह की उसकी शरीर के साथ अत्याचार करे और फिर बाद में वो उसी को अपने नियंत्रण में लेके, अपने कब्जे में लेके अपनी पत्नी बना ले। तो ये बड़ी अजीब-सी मतलब कोई कैसे ऐसे व्यक्ति के साथ शादी कर सकता है जो कि इस तरह की हरकत लड़की के साथ करे। तो लड़कियों को भी इतना कमज़ोर दिखाया जाता है, उनका भी कोई कैरेक्टर उभर के नहीं आता है सिनेमा में। कि वो इस तरह के व्यवहार को चैलेंज करें, इस तरह के व्यवहार के प्रति वो उसको नकारें, उसको कहें कि नहीं बिल्कुल ये हमें स्वीकार्य नहीं है और इस तरह के व्यक्ति के आस-पास भी मैं नहीं होना चाहती हूँ। प्यार तो बड़ी दूर की बात है। तो ये इसको मैं मानती हूँ कि सिनेमा ने निश्चित तौर पर एक स्ट्रीम को अगर हमको जो वैकल्पिक सिनेमा जी। है जिसको कहते हैं अल्टरनेटिव जो फ़िल्में जो आई हैं वो तो थोड़ा-सा सोशल है, थोड़ा-सा फीमेल कैरेक्टर को उभारती हैं और थोड़ा-सा वो लोग इस पूरी लाइन से हटकर हैं। लेकिन मेन सिनेमा आज भी वही है। जी। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर आप अश्लीलता ना दिखाएँ, अगर आप भद्दे सॉन्ग ना दें, अगर आप जो है रेप ना दिखाएँ स्क्रीन पर, तब भी फ़िल्में सफल हुई हैं और बहुत सफल हुई हैं। ऐसा यही आर्ट के नाम पर आप परोसेंगे और यही पॉपुलर कल्चर का हिस्सा है कि आप उसको आप नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं, मतलब अगर आप स्टॉक कर रहे हैं तभी लड़की को आप अपनी ज़िंदगी में ला पा रहे हैं और जिस तरह के सॉन्ग्स दिखाए जाते हैं, एक दशक के बाद हर दशक में साल दर साल इस तरह की फ़िल्में आती गई और अश्लीलता को नॉर्मलाइज़ करते गया। हम सारे
सिनेमा की, जैसे आपने, हम सारे सिनेमा की या बॉलीवुड की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हिस्सा ये अश्लीलता दिखा रहा है, जो हिस्सा बॉलीवुड का ये गंदगी दिखा रहा है, जो ये भद्दापन दिखा रहा है, जो औरत का ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहा है, जो डबल मीनिंग गंदे अश्लील सॉन्ग दिखा रहे हैं, छोटे कपड़ों में महिलाओं को दिखा के और कोई उसको कहीं छू रहा है, कहीं छू रहा है, मतलब एक ग्रुप में डांस दिखा रहे हैं, आइटम सॉन्ग्स दिखा रहे हैं। वो बहुत ही गंदा डिपिक्शन है महिलाओं का, और वो उस पर बॉलीवुड को, सिनेमा को, चाहे चाहे साउथ का सिनेमा हो, सबको एक जो इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, खुद को इवैल्यूएट करने की जरूरत है, कि इस तरह के डिपिक्शन पे कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। जी। देखिए, इसमें दर्शक को समझना पड़ेगा, क्योंकि दर्शक जो है वो डोमिनेंट कल्चर का हिस्सा है। और दर्शक डोमिनेंट कल्चर क्या है? डोमिनेंट कल्चर ये है कि आप औरत के साथ भद्दे मजाक करें, उसके शरीर के बारे में आप गालियां बकें, हर गाली औरत के शरीर से जुड़ी हुई है और सेक्स से जुड़ी हुई है। उसी तरह से आप जो रिश्तों को आप कैसे परिभाषित करते हैं, रिश्तों को आप एक सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन के रूप में ही परिभाषित करते हैं कि औरत सबऑर्डिनेटेड रहेगी और पुरुष डोमिनेंट रहेगा। तो अगर दर्शक की मानसिकता यही है और समाज में इसी तरह के मूल्यों को बनाने का काम, चाहे आर्ट है, कल्चर है, यहाँ तक कि लिटरेचर भी किसी हद तक अगर ये करता है, इसी बात को, जेंडर इनइक्वालिटी को रीइंफोर्स करता है, करता रहा है अभी तक। अब मैं कहूंगी कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड उसके खिलाफ भी गया है, जो कि इस जेंडर इक्वालिटी की बात करता है या विमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। तो अगर दर्शक की मानसिकता वही है और आप वही परोस रहे हैं, तो उसको तो इसी बात में मजा आएगा ना कि आप कुछ बोल कुछ और रहे हैं, शब्द आपके कुछ और हैं, और आप कहीं ना कहीं एक औरत के शरीर को के बारे में कुछ उलझुल सी बातें कह करके आप खुश हो रहे हैं, या उसके रिश्तों के बारे में उलझुल बातें करके आप खुश हो रहे हैं, या डायलॉग इस तरह के होंगे, द्वार्थी डायलॉग हैं, आप बोल कुछ रहे हैं और उसका मतलब कहीं ना कहीं सेक्सुअलाइजेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन्स बॉडी होगा, है ना? अगर ये, तो ये कल्चर, इसलिए दर्शक को जब आप समझेंगे, समाज की कल्चर को जब आप समझेंगे, तब आप देखेंगे कि फिर वही सिनेमा बार बार रीइंफोर्स करता है और बार बार वही परोसता है और वही सफल होता है। पर मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि देखिए ऑल्टरनेटिव सिनेमा सक्सेसफुल नहीं रहा है। बहुत सारी पुरानी फिल्म एक्ट्रेसेस, नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वो अपने उन्हीं तरह के रोल के लिए मानी गई है जिनमें कि उन्होंने इस चीज को चैलेंज किया है, उन्होंने इस तरह की तमाम बातों को तोड़ा है, उन्होंने अपने अपने आप के बहुत ही दमदार एक्टिंग से उस बात को साबित किया है कि नहीं, एक अकेली औरत हीरोइन भी पूरे फिल्म को को संभाल सकती है, चला सकती है, उसको होल्ड कर सकती है, और फिर दर्शक उसको पसंद भी करते हैं। तो लेकिन कोशिश बहुत कम होती है, क्योंकि एक फॉर्मूला बन गया है और वो फॉर्मूला बार बार रिपीट किया जाता है, तो लोग, दर्शक भी उसी मानसिकता के हैं, तो उन्हें भी सीट पे बैठ के सीटी बजाने में मजा आता है, उन्हें भी उल्टा सीधा अगर वो लटके झटके वाले आइटम सॉन्ग हो रहे हैं और बहुत ही अश्लील तरीके की उसमें शारीरिक जो कहते हैं दिखाया जा रहा है, डांस तो बहुत ही बड़ी कल्चरल एक्टिविटी है। आप देखिए भारतीय हमारे कल्चर में डांस चाहे किसी भी जगह चले जाइए, ट्राइब में चले जाइए, अर्बन एरियाज में, किसी भी उत्सव के अवसर पर नृत्य तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन जो आइटम सॉन्ग है, ये तो उस पूरी संस्कृति को बिखेरते हैं, एक तरह से तोड़ते हैं संस्कृति को पूरी तरह से, जो हमने परिभाषित किया कि एक सुंदरता है, एक सौंदर्य है, एक सुसंस्कृत हमारा अपने आप को प्रेजेंट करने का, इसमें एक लय है, इसमें एक संगीत है, वो सब छोड़ दीजिए, खाली बस वो भद्दे ढंग से शरीर को लटकाना मटकाना, इसी को माना गया और लोगों को बड़ा मजा आता है, क्योंकि ये एक तरह से टिटिलेट करता है। जब औरत सेक्सुअलाइज की जाती है, जब उसके शरीर का ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है, तो जो लोग बैठ के देख रहे होते हैं, उनको एक खास तरह का उनके अंदर सेक्सुअल फीलिंग कह लीजिए, टिटिलेशन होती है, उसकी उसको ही उभारने का काम ये सिनेमा के इस तरह के डांस वगैरह करते हैं। वरना अगर आप अच्छे नृत्यों को देखिए, बहुत सारी ऐसी फिल्में भी आई हैं जिसमें बड़े सुंदर नृत्य हुए हैं, और आज तक मीना कुमारी के समय से लेके, रेखा के समय से लेकर, और आज तक माधुरी दीक्षित के समय तक, और अभी भी जो नई हमारी हीरोइनें हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं आजकल की, जो इवन कंगना रनावत फॉर दैट मैटर, ये सब लड़कियों ने बहुत ही जोरदार अपने आप में एक्टिंग की है। इन महिलाओं ने बहुत अच्छा सिनेमा प्रेजेंट किया। शर्मिला टैगोर को मैं मानती हूँ कि बहुत भारी उन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया। तो इस सारे उसमें मेल डोमिनेंस का, जो कि कुछ हमारे ऐसे पुरुष कलाकार हैं जिनका काम ही यही है
कि हर फ़िल्म में आते हैं, वो औरत के ऊपर एक हावी रहते हैं, एक डोमिनेंस दिखाते हैं, अपनी बड़ी बॉडी बनाते हैं और बड़ा अपने आप को जो मर्दानगी जी। प्रेज़ेंट करते हैं। तो वो कोई बहुत देश के और समाज के मानसिकता को, चरित्र को बदलता नहीं है, बल्कि उसको और खराब करता है और महिलाओं जी, पुरुषों की बिल्कुल। बराबरी को बढ़ाता है। बिल्कुल, महिला और पुरुष की जो गैर-बराबरी है, उसको बढ़ा रहा है। अगर इस तरह का सिनेमा परोसा जा रहा है, इस तरह का सिनेमा मासेस को दिया जा रहा है, जिसके इतना वो बुद्धिजीवी नहीं है कि जो-जो कंटेंट उसके पास आ रहा है, उसको वो फ़िल्टर करे, उसमें से क्या उसे चूज़ करना है और क्या नहीं करना, उसकी वो समझ विकसित करे या समय निकाले। लेकिन जो लव है या अफेक्शन है, जो प्रेम का है, बहुत ही लो ग्रेड रूप परोसा जाता है जब स्टॉकिंग की जाती है। रांझना जैसी मूवीज़ में ये दिखाया जाता है, या कबीर सिंह है कि स्टॉक कर रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं महिलाओं के साथ और फिर भी महिलाएँ उनके साथ आ रही हैं। तो इसका मतलब आप नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं महिलाओं के साथ गंदा व्यवहार करना, उनको स्टॉक करना, ये आम बात है और वही आम लोग देखते हैं और उसी को वो वास्तविकता मानकर आम लोगों की ज़िंदगी, जो आम महिलाओं की ज़िंदगी है, वो भी सड़क पर असुरक्षित होती चली जाती है। बिल्कुल, देखिए प्रेम का जो स्वरूप है या लव का जो एक डेफ़िनिशन है, जिसमें वार्म्थ है, जिसमें बहुत सारा एक दूसरे केयर है, जिसमें एक दूसरे के प्रति बहुत सुंदर स्वरूप जो है उसको विभत्स करने जी। का काम करते हैं, उसमें कोएर्शन लाते हैं। मतलब ये कि आप किसी की जी, बिल्कुल। साड़ी पकड़ के खींचेंगे, आप उसको ज़बरदस्ती धक्का मारेंगे, आप डांस करते-करते वो उसके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे, तो वो प्रेम आपका पनपेगा। ऐसा सिनेमा लोगों को बताने की कोशिश करता है और खास तौर से यंग लोगों के दिमाग में ये बात डालता है कि प्रेम का तरीका जो है वो जी, मिलन से नहीं है, प्रेम का तरीका प्यार से नहीं है, बल्कि प्रेम का तरीका कोएर्शन से है। मतलब ये कि आप दूसरे को थोड़ा बहुत डराइए, धमकाइए, उसके पीछे पड़िए, उसको मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करिए, तो जाके वो प्रेम आपके प्रति उसके मन में आ जाएगा। पहले तो वो रिजेक्ट करेगी, फिर आपको वो एक्सेप्ट कर लेगी। जी, ये एक खास तरह का पैटर्न है थिंकिंग का कि वो पहले तो आपसे नाराज़ होगी और हीरोइन गुस्सा होके चली जाएगी, फिर आपको लेकिन बाद में अंततः वो आपके पास ही आएगी क्योंकि आप सबल हैं, आप पुरुष हैं, आप जी, में सामर्थ्य है या आप तो इसलिए तो ये पुरुष प्रधानता को एस्टैब्लिश करता है, बार-बार, बार-बार दिमाग में डालता है कि नहीं अंत में तो तुम्हें इसी आदमी के पास जाना है लौट करके। जबकि मेरा बस चले तो मैं यही कहूँ कि भई एक लात लगाइए या एक थप्पड़ लगाइए और उसको आप अपने रास्ते से हटाइए क्योंकि ऐसा पुरुष आपको पूरे जीवन में सम्मान नहीं देगा। जो आपके साथ इतनी बिल्कुल। बदतमीज़ी करके, इतनी ज़्यादती करके, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, जो आपसे प्रेम माँग रहा है और आप उसको प्रेम देने जा रही हैं, तो ये तो कोई तरीका ही नहीं है। ये प्रेम तो टिकने वाला प्रेम नहीं है। और लेकिन सिनेमा में ज़रूर इस तरह से दिखाते हैं कि नहीं यही एक तरीका है प्रेम करने का और ऐसे ही आप कर सकते हैं। कबीर सिंह का बड़ा अच्छा नाम लिया मतलब क्या फ़िल्म है, किस तरह से उन्होंने जी, कितनी ज़्यादा मतलब अपमानित, बदतमीज़ी जो भी आप उस लफ्ज़ इस्तेमाल करिए, कम है ऐसी जैसी फ़िल्मों जी, के लिए। फिर भी लड़की वापस उसके पास ही जाएगी। तो ये एक अपने आप में एक मजबूरी भी दिखाता है, कि तुम्हारी एक मजबूरी है, महिला होने के नाते तुम्हारी एक मजबूरी है। अगर तुम्हें कोई एक प्रेमी चाहिए, अगर तुम्हें कोई पति चाहिए, तुम्हें कोई पुरुष चाहिए, तो तुम्हें फिर ये सब कुछ झेल करके उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो अब आज की औरतों की कोई ये मजबूरी नहीं है। ये बात सिनेमा जी, तो वही मैं कह रही हूँ दर्शकों को समझना पड़ेगा कि अगर हमारा दर्शक का मन आज बदल रहा है, पूरी लड़कियों की एक ऐसी जमात आ गई है देश के अंदर, आ रही नहीं, आ गई है, जो कि दूसरी तरह से सोचती हैं, जो अपनी स्वतंत्रता के बारे में जी, सोचती हैं, अपने पैर पे खड़े होने के बारे में सोचती हैं और फिर उसके बाद प्रेम के बारे में भी उतनी ही व्यवहारिक ढंग से सोचती हैं। तो फिर उनके सामने तो ये सिनेमा मतलब एक तरह की बेहूदगी लगती है, एक तरह की बदतमीज़ी लगती है, एक तरह से उनके मानसिकता को चैलेंज करने की बात लगती है और जी, ये स्वीकार्य नहीं करेंगी आज की लड़कियाँ और आज के समाज की महिलाएँ इस बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं और करेंगी भी आगे आने वाले समय में। इसीलिए इतनी सामाजिक सरोकार की फ़िल्में आजकल आई हैं। चाहे वो जी, पैडमैन हो, चाहे वो जो सिनेमा बना अभी हाल में इसके बारे में कि क्या था वो जो अक्षय कुमार का एक सिनेमा था जिसमें काफ़ी सारे शौचालय के बारे में एक सिनेमा आया था। तो उसमें जी, ये तो इसीलिए उनको उस तरफ झुकना पड़ रहा है। क्योंकि लोग अब कुछ देखना चाहते हैं जो कि हमें कुछ दे सके। बार-बार, बार-बार हमारी मानसिकता पर आघात करने वाला और हमें एंटरटेन करने का सिनेमा मुझे नहीं लगता है कि लोगों अब नई पीढ़ी क्या चाहती है?
इस पर, क्योंकि हमारी जी। जनरेशन का तो मान लीजिए कि हम लोग एक खास तरह से बड़े हुए, लेकिन नई पीढ़ी तो बिल्कुल अलग सोच की बन रही है। अब तो सोशल मीडिया वाली पीढ़ी है ये। आप ये वाला नहीं, जी। हमें नहीं पसंद है तो हम नेटफ्लिक्स में चले जाएंगे, हम और 100 तरह के सिनेमा देख लेंगे। सिनेमा हॉल तो खाली पड़े रहेंगे। अगर आप बार बार इसी फॉर्मूले को रिपीट करेंगे तो कौन देखना चाहेगा सिनेमा। लव का मतलब कहीं भी कोएर्शन नहीं है। लव बिल्कुल। का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि आप मतलब जबरी खींच के आप किसी के साथ क्या प्रेम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो वो ये बहुत ना सिर्फ व्यवहारिक है, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा ये स्वीकार करने के काबिल नहीं है। जी। जिस तरह आपने कहा कि अक्षय कुमार की भी मूवी आई, चाहे पैडमैन आई, चाहे टॉयलेट एक प्रेम कथा आई, सोशल इश्यूज पर मूवीज बनी जिनमें कोई भद्दे या सीन नहीं थे, जिनमें कोई अश्लीलता नहीं थी, जिसमें कोई अ, गंदे आइटम सॉन्ग नहीं थे, उनको लोगों ने स्वीकारा और उनको देखा गया, बड़े स्तर पर देखा गया, उन्हें हिट भी किया गया। लेकिन मैं यहाँ एक फ़िल्म का ज़िक्र करूँगी, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं का डिपिक्शन होता है, बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल होता है वो। में साथ ही एक मूवी आई थी सेक्शन 375, उसमें ये दिखाया गया कि महिलाएँ किस तरह फॉल्स रेप केसेस फाइल करती हैं। मतलब संसाधन किसके पास है? संसाधन पुरुषों के पास है। आपने मिलके एक ऐसी मूवी बना ली, महिलाएँ होती तो शायद वो उससे बहुत, उनके पास संसाधन होते, वो बताती कि केस होते हैं और कितने रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। महिलाओं के साथ कितना गलत व्यवहार होता है और किस तरह स्टॉकिंग जो है वो रेप में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह की मूवी बना के कुछ पुरुषों ने मिलके पैसा लगाया और इस तरह की मूवी बना दी और सारे समाज को ये मैसेज दिया कि महिलाएँ भी गलत केस फाइल करती हैं। जबकि रियलिटी ये है कि जो कानून का मकसद है वो मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल है। 1-2 गलत अगर केस आ भी जाते हैं मान लीजिए, तो वो भी कोर्ट में फॉल फ्लैट हो जाएँगे। लेकिन इसके लिए आप सारी महिलाओं को न्याय ना दें, आप बड़ी 70 एमएम की स्क्रीन पे दिखा दें कि महिलाएँ गलत केस फाइल करती हैं। आप उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, जिनको जो जी भी नहीं पाती, जिनके साथ रेप हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है और पूरा सिस्टम अ, साथ दे पाता है। महिलाओं के पास क्या इतने रिसोर्सेज़ हैं कि वो कोर्ट जाएँ, लड़ाई लड़ें, अपना प्रोफ़ेशन छोड़ें, जिस काम में वो जुटी हैं उसको छोड़ के फिर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें। मतलब वाक़ई बहुत डिसअपॉइंटिंग थी इस तरह की फ़िल्म। देखिए, ये एक खास तरह के पुरुष तबकों का प्रयास है और ये प्रयास मैं भुक्तभोगी हूँ इस प्रयास की, क्योंकि मुझे जितनी गालियाँ आज सोशल मीडिया में पड़ती हैं या मेरे बारे में जितना उल्टा-सीधा इन्होंने प्रचार करने की कोशिश की, ये पुरुषों के आपस में सहयोग से इन्होंने सेव द इंडियन फैमिली, तमाम इस तरह के संस्थाएँ बना रखी हैं, जो कि यही काम करते हैं। वो जी। बार-बार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि महिलाएँ गलत आपके प्रति जो भी अपराध के मामले हैं वो महिलाएं झूठ बोलती हैं। वो विक्टिम ब्लेमिंग का जो हमारे यहाँ सिंड्रोम है कि अगर औरत कुछ जी। कह रही है तो आप उसी को दोष दोष दीजिए, उसी को कटघरे में खड़ा कर दीजिए। तो परिवार से लेके समाज से लेके पुलिस जो लॉ एनफोर्समेंट का पूरा महकमा है, तभी तो हाथरस जैसी घटनाएं होती हैं कि जब वो लड़की जाती है बताने जी। के लिए तो रिपोर्ट तक नहीं लिखते हैं, एफआईआर तक। ऐसी सैकड़ों घटनाएं जी, इस देश में हम बिल्कुल। लोगों ने सुनी है। हर प्रांत से आइए, किसी की भी सरकार हो, वहां पर लड़कियों को ही दोषी पहले मान के चलते हैं। बाद में पता चले इन्वेस्टिगेशन हो, ये तो इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन पहले ही निकाल लेते हैं कि लड़कियां ही झूठ बोल रही हैं, वही जी। गलत मुकदमा दिखा रही हैं, वही आपको फंसाने की कोशिश कर रही हैं। अगर लोकल शब्द में बात कही जाए कि लड़कियां आजकल बहुत तेज हो गई हैं और वो पुरुषों को फंसाने के लिए रेप के चार्जेस लगाती हैं, या फिर उनकी किसी से शादी हो गई है और कोई और उनका मित्र है, तो अगर वो उनके साथ मिल जाते देखी जाती है तो फिर वो रेप का चार्ज। पर ये सब बातें कहने वाले लोग बड़े गैर जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि उनको कोर्ट के आंकड़े देखने चाहिए कि अगर 2% भी इस तरह की बातें होती हैं, मैं नहीं कहूंगी कि 1-2% ऐसे नहीं है जो लोग इस तरह की बातें कह दें, लेकिन फिर कोर्ट उसकी स्क्रूटनी करता है केसेस की और फिर वो साबित हो जाता है कौन सच है कौन झूठ है। कितनी औरतों को न्याय मिल रहा है, औरतों को तो कंप्लेन दिखाने के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है, फिर भी अपराधी छूट जा रहे हैं, फिर भी अपराधी खुले घूम रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि नहीं औरतें झूठ बोल रही हैं, औरतें गलत मुकदमा लिखा रही हैं, और इस तरह की फिल्में अगर बनाने की कोई हिम्मत करता है तो समाज को रिजेक्ट करना चाहिए। और हम लोगों को इस तरह की फिल्म बनाने वालों के प्रति निश्चित तौर पर, अब तो हमारे पास बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है सोशल मीडिया का, हमारे पास जी। बड़ी औरतों के पास बड़ी पावर है आज, हर लड़की के पास पावर है,
हमें एक कैंपेन बिल्कुल चलाना चाहिए। हम लोग देखिए खासतौर से मेरी ज़िंदगी में मैंने ये सारा बदलाव खुद देखा है और आज तो निश्चित तौर पर कोई भी सोशल कैंपेन अगर चलता है, तो लोगों को उस बात को स्वीकार करना पड़ता है, चाहे वो एक अच्छे एड के खिलाफ लोग लग गए हों या एक सिनेमा के खिलाफ लोग लग गए हों। तो सोशल मीडिया कैंपेन हमें चलाना चाहिए और इस तरह के लोगों को टिकने नहीं देना चाहिए, ऐसी फ़िल्मों को चलने नहीं देना चाहिए। तो उससे फिर प्रोटेस्ट होना चाहिए। हम लोग अपने कितने बार हम लोग सीढ़ियों पे चढ़ के जो पोस्टर लगे थे उनको हमने काले रंग से रंगा, जिसमें कि औरत को गंदे तरीके से या सेक्सुअलाइज उनकी इमेज या ऑब्जेक्टिफिकेशन किया गया, पोस्टर्स बनाए गए। तो हम लोगों ने खुद उन पोस्टर्स को अपने हाथ से, मैं खुद, मुझे मालूम है कि पूरी महिलाओं की टोली लेके हम लोगों ने पोस्टर्स को काला रंगा, सिनेमा हॉल में गए, वहां हमने प्रोटेस्ट किया। तो ये तो हमारी आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा, तभी काफी कुछ बदला है। ऐसा नहीं कि जो पहले होता था, जितना औरत को असहाय, जितना औरत को ऑब्जेक्ट के रूप में पेश करते थे, जितना औरत के साथ अत्याचार पहले होता था, अब उतनी हिम्मत नहीं उस तरह की फिल्म बनाने की। पर औरत को गलत कहने की हिम्मत आज भी है कि औरत झूठ बोल रही है या गलत मुकदमा दिखा रही है। तो महिलाओं को, लड़कियों को सामने आकर के उसका खुल के विरोध करना चाहिए। और ऐसी फिल्मों को तो ना तो बनाने का हक है, ना ही उनको बनाए, कुछ लोग लोकतंत्र है, लेकिन निश्चित तौर पर चैलेंज करना चाहिए, कानूनी रूप से चैलेंज करना चाहिए, सामाजिक रूप से और सोशल मीडिया कैंपेन से उनको चैलेंज करना चाहिए। जी, बिल्कुल। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि आप एक समाज सुधार का काम करें सिनेमा, लेकिन कम से कम सड़क पर चलती महिला की जिंदगी को असुरक्षित ना बनाए। इस तरह के मैसेजेस, इस तरह के कंटेंट ना परोसे कि आर्ट के नाम पर महिलाएं असुरक्षित होती चली जाएं, उनको उनका ऑब्जेक्टिफिकेशन हो, कहीं स्टॉकिंग प्रमोट हो, कहीं रेप कल्चर को बढ़ावा मिले या वॉयरिज्म को बढ़ावा मिले। इस तरह के सीन से बचना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री को कम से कम इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। साथ ही मैं ओटीटी का भी जिक्र करना चाहूंगी, आई बॉल्स कैश करने के नाम पर। अब क्योंकि फिल्में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, चाहे प्राइम वीडियो पर हो रही है, चाहे नेटफ्लिक्स पर हो रही है, वहां कंटेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता। वहां इतना कुछ तो ऐसे विजुअल्स होते हैं जिसमें बहुत ही ऑब्ससीनिटी परोसी जा रही है। क्योंकि अब प्लेटफॉर्म्स बदल रहे हैं, तो वहां भी कहीं ना कहीं रेगुलेशन की जरूरत है। रंजना जी। हाँ, नहीं, बिल्कुल। जहाँ तक हमारा सोशल मीडिया और जो ऑनलाइन फ़िल्म का जो पूरा सिलसिला चल गया है, उसमें अभी तक हम लोगों के पास कोई रोबस्ट लॉ नहीं है। वैसे तो फ़िल्म सेंसर बोर्ड है, लेकिन उन्हें तो हमारे सेंसर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। वो तो हम ना ही उन्हें सेंसर बोर्ड के पास जाने की ज़रूरत है। लेकिन निश्चित तौर पर सेंसर बोर्ड के पास ये अधिकार है कि इस तरह की जो भी फ़िल्में आएँ, वो सूटेबल बॉय का कोई किसिंग सीन है तो उसको कम्युनल करने के लिए तो इन्होंने उसको उस पे ऑब्जेक्शन रेज किया है। अभी हाल में आपने सुना होगा कि सूटेबल बॉय के जो सीन है, मुस्लिम लड़की है, लड़का है, हिंदू लड़की है, मतलब वो चीजें तो कर रहे हैं, लेकिन जो ऑब्सिनिटी की बात कही वो तो मतलब एक सीमा से बहुत आगे चली गई है। और क्या आर्ट है और क्या वल्गर है, इसकी इसकी सीमाएं बिल्कुल ब्लर हो गई हैं। जो आर्ट है उसको आर्ट के रूप में नहीं देख करके वल्गैरिटी के रूप में सामने ला रहे हैं या उसको ऑब्सिनिटी के रूप में सामने ला रहे हैं। तो अभी निश्चित तौर पर हम लोगों की जो सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के कानून है वो बहुत कमजोर है और हम लोग लगातार इस बात की सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि हमारी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए कि हम कंटेंट मॉडरेशन को कैसे देखते हैं, हम किन कंटेंट को मॉडरेट करें, किन कंटेंट को हम नहीं चलने दें, किनको हम चलने दें। तो कंटेंट मॉडरेशन की रेगुलेशन अभी हमारे पास बहुत रोबस्ट नहीं है और उनको बनाने की क्या जरूरत है। और सोशल मीडिया के भी बहुत सारे जो हमारे जैसे प्राइवेसी का है मामला या बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में भी हमारे कानून बहुत क्लियर नहीं है और वो सब कुछ आना चाहिए और सामने लाना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा है कि हम 16वीं और 18वीं सदी में चले जाएं, जबकि हम बहुत सारी बातों को जो आज नेचुरल है, अब सी बीच पे हैं तो हम बिकनी पहन के ही दिखाई पड़ेंगे। तो वो पहले जमाने में पहली बार मुझे लगता है कोई एक्ट्रेस बिकनी पहन के किसी सिनेमा में आई थी, बड़ा हल्ला मचा था। लेकिन अगर समय और पर्यावरण या सॉरी जो जिस कॉन्टेक्स्ट और टाइम को अगर देखा जाए तो जो जरूरी है वो तो होना ही चाहिए। वो तो अब उतना भी कोई कंजर्वेटिव बातें हम नहीं कर सकता है आज की पीढ़ी के साथ और आज की सोच के साथ। लेकिन कहीं न कहीं जब वो सीमा पार होती है, जब आपकी आर्ट को
ऑब्सिनिटी में बदल देते हैं, तब वहां पर एक लाइन खींची जानी चाहिए और वो रेगुलेशन की लाइन होगी। और तभी उस रेगुलेशन की लाइन को हम लोगों को बनाना चाहिए, सरकार को सामने आना चाहिए, बजाय इसके कि अनाप शनाप छोटी मोटी चीजों को लेकर के काम करें। एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रोबस्ट कंटेंट मॉडरेशन का हमारे पास रेगुलेशन होना चाहिए। जी, कंटेंट मॉडरेशन का एक हमारे पास एक तरीका होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए। तो चाहे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की बात हो, पॉलिसी मेकर्स की बात हो, सरकार की बात हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिविल सर्टिफिकेशन की बात हो, उनको शायद अब नकेल कस लेनी चाहिए। इस तरह के सॉन्ग अगर आते हैं कि चाहे एक दिल फ़िल्म में आमिर खान का गाना था कि आज ना छोड़ूँगा तुझे दमदमाम, फिर मुन्नी बदनाम हुई और ना जाने कितने ऐसे चोली के पीछे क्या है। मतलब ये क्या सॉन्ग है, ये क्या गंदगी है जो आप दे रहे हैं समाज को और आम लोगों की और आम महिलाओं की ज़िंदगी को सड़क पर आप असुरक्षित बना रहे हैं। कम से कम आपके ज़रिए समाज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, तो कम से कम वो असुरक्षा तो ना पैदा हो। इस तरह की कंटेंट पर लगाम कसने की ज़रूरत है। तो अंत में आपके कंक्लूडिंग कमेंट रंजना जी, कि रेप कल्चर प्रमोट ना हो, स्टॉकिंग प्रमोट ना हो, पेट्रियार्की प्रमोट ना हो, महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन ना हो, इन सब पे लगाम सरकार को, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को या दूसरी जितनी बॉडीज मौजूद हैं, उनको, पॉलिसी मेकर्स को कितनी सख्ती बरतने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहली तो जरूरत इस बात की है कि सिनेमा सेल्फ रेगुलेट करे अपने आप को। जो सिनेमा के लोग हैं, और अब तो इतना सब कुछ वहां से बाहर आया है, ना सिर्फ ऑब्सिनिटी है, कास्टिंग काउच है, फिर मी टू मूवमेंट में बहुत सारी लड़कियों ने जो वहां के बारे में बात की, जिस तरह से उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, ड्रग की बात सामने आई है, बहुत सारी चीजें खुल के सामने आई हैं। और अब ये सोशल मीडिया का जमाना है। इंफॉर्मेशन कहा जाता था कि पावर है, पर आज इंफॉर्मेशन ना सिर्फ पावर है बल्कि हमें एम्पावर्ड करती है। ये सिर्फ अपने आप में एक पावर नहीं है। इंफॉर्मेशन टुडे इज अ वे टू एम्पावर योरसेल्फ। और इसलिए सोशल मीडिया और ये सारे इसके आने के बाद इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री को, खास तौर से जो साउथ का सिनेमा है और जो बॉलीवुड है, उसको अपने आप को रेगुलेट करना पड़ेगा। और जो लोग सिनेमा प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको भी देखना पड़ेगा कि भाई आज समाज में सोच कहाँ जा रही है, और आप उस समाज की सोच को, भले ही आप सोशल रिफॉर्मर ना बने, आप एंटरटेनर ही रहें, पर आप समाज को गर्त में तो नहीं ले जाएंगे ना एज एन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के नाम पर आप गर्त में तो नहीं ले जाएंगे समाज को। तो आपको एंटरटेनमेंट देना है, लेकिन एक क्लीन एंटरटेनमेंट। ऑब्सिनिटी इज नॉट एंटरटेनमेंट। तो फिर आप ब्लू फिल्में बनाएंगे। अगर ऑब्सिनिटी है तो आप ब्लू फिल्में बना रहे हैं ना, बड़ी बड़ी थिन सी लाइन है, तो उसको आपको जो सॉफ्ट फॉन्ट कह देते हैं। बिल्कुल। तो ऑब्सिनिटी नहीं चलेगी, वल्गैरिटी नहीं चलेगी, ऑब्जेक्टिफिकेशन, सेक्सुअलाइजेशन नहीं चलेगा, और आप महिलाएं उसको स्वीकार नहीं करेंगी। तो एक तो वो सिनेमा को सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा। दूसरा ये कि जो हमारी अथॉरिटीज हैं या जो हमारा फिल्म सेंसर बोर्ड है, अब हम लोग को उसको थोड़ा सा एनलार्ज करना पड़ेगा। खाली वो एक सिनेमा तक सीमित ना होकर के जो भी कंटेंट सोशल मीडिया पर भी आ रहा है, चाहे वो स्मॉल फिल्मों के रूप में प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स पर आ रहा है, नेटफ्लिक्स पर है, इंस्टाग्राम पर है, तमाम दुनिया भर के जो ये हमारे प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट आ रहा है, हम उसको कैसे देख रहे हैं, कौन रिव्यू कर रहा है। हमारे यहाँ तो कोई कंटेंट मॉडरेटर्स है ही नहीं है। टेक्नोलॉजी वाले जरूर बोलते हैं कि हाँ हम कंटेंट मॉडरेट खुद कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर ऑल हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करनी, हमारी महिलाओं की अस्मिता, उनकी जो उनकी डिग्निटी है, उस पर अगर कहीं कोई प्रहार हो रहा है तो कौन उसको कंटेंट को मॉडरेट कर रहा है? गवर्नमेंट को तो करना चाहिए ना, ऐसे लोगों को लाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर सेंसर बोर्ड की मैंडेट को बढ़ाना चाहिए, और सरकार की तरफ से कंटेंट मॉडरेशन के लिए नए कानून लाने चाहिए, और साथ साथ में जो हमारी जो यूथ की टीम को भी उसमें जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि यूथ वॉइस इज मिसिंग है हर जगह से। और यही कारण है कि लोग ये नहीं समझ पा रहे कि सोच बदल रही है। लोग ये नहीं समझ पा रहे कि युवा अलग ढंग से सोच रहा है। वो ये पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली हीरोइन से ना तो दोस्ती करना चाहता है, ना तो उससे शादी करेगा। या लड़की जो है, जो हर समय हैरान कर रहा है, लड़का पीछे पड़ा हुआ है, कभी वो कपड़े पकड़ के खींच रहा है, कभी वो बदतमीजी की बातें लिख के भेज रहा है, कभी वो कुछ, उस वैसे लड़के से लड़कियां आज ना तो प्रेम करना पसंद करेंगी, ना शादी करना पसंद करेंगी। आवारा की तरह घूम रहा है। एक जमाना था जब आवारा हूं चल गया, पर अब नहीं चलेगा, अब वो बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए दोनों तरफ से यूथ की बात भी सुनी जानी चाहिए, और ये दोनों चीजें
सिनेमा मस्ट सेल्फ रेगुलेट इटसेल्फ। जो तमाम सीनियर लोग सिनेमा के हैं उनसे मैं भी अपील करना चाहूंगी कि देखिए ये आपका रोल है कि एंटरटेनमेंट तक ही आप सीमित रहें। आप जहां हमारी अस्मिता पर हमला करेंगे, औरतों की जो वैसे ही पेट्रियार्की की वजह से औरतों की इज्जत बिल्कुल नहीं है समाज के अंदर, बहुत उनके ऊपर अभी भी हम लोग को बहुत कुछ करने की जरूरत है इक्वालिटी लाने के लिए। तो आप उसमें मदद करिए, आपका एंटरटेनमेंट उस तरह टारगेटेड हो। और जो सरकार को तो निश्चित तौर पर कमेटी जल्दी से जल्दी सुनते रहते हैं हम लोग कि फलाना कानून आने वाला है, ढिमकाना कानून, लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है। तो जो लॉ मिनिस्ट्री है, जो हमारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, वो सब लोग को मिलकर के जरूर रेगुलेशन लाना चाहिए। और हम जैसे लोग मदद करने के लिए तैयार हैं इसमें, क्योंकि हमें जानकारी है, हम अलग अलग कंपनियों के बोर्ड पर हैं, फेसबुक पर भी हैं, ट्विटर पर भी हैं, तो हमें जानकारी है कि क्या जरूरी है। तो हम जैसे लोग उसमें मदद भी कर सकते हैं ड्राफ्टिंग करने में, नए रेगुलेशंस को लाने में, पर जरूरत है और जल्दी करना चाहिए। जी, बिल्कुल। सिनेमा को सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत है और जिस तरह आप कह रही हैं कंटेंट मॉडरेटर्स होने चाहिए कि क्या कंटेंट जा रहा है, चाहे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है और चाहे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन है, उसके दाँत पैने होने चाहिए। और चाहे बात हो ब्यूरोक्रेसी देखे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री देखे कि कोई ऐसा कंटेंट मासेस तक ना पहुँचे जो वो महिलाओं के खिलाफ अपराध को बढ़ावा दे, चाहे वो रेप कल्चर की बात हो, चाहे वो स्टॉकिंग की बात हो, चाहे स्टीरियोटाइपिंग की बात हो, चाहे ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात हो, चाहे भद्दे अश्लील जो गाने हैं उनकी बात हो। सिनेमा में भी जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और जो लोग शायद जो फ़िल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उसमें पैसा लगा रहे हैं, सिनेमा जो प्रोड्यूस करने में, फ़िल्में बनाने में जिनका पैसा लग रहा है, उसकी भी ट्रैकिंग होनी चाहिए कि किस तरह से वो कहाँ से वो पैसा आ रहा है, जो इस तरह का सिनेमा परोस रहा है, जो महिलाओं के लिए सड़क पर उनकी ज़िंदगी को असुरक्षित बना रहा है। समाज सुधार ना करें, लेकिन समाज को असुरक्षित भी ना बनाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया रंजना जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और जी, बिल्कुल। कहना चाहती हूँ कि देखिए बीच में एक बहुत ही खतरनाक हमारे यहाँ प्रक्रिया शुरू हुई और वो रेप वीडियोस डालने लग गए। एक्चुअल रेप करते हुए वीडियो बनाया, गैंग रेप करते हुए वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर डाला और उसको पूरी दुनिया में ये प्रश्न उठा कि आखिर हिंदुस्तान में इस तरह के रेप वीडियोस किस तरह से सोशल मीडिया के कंटेंट के रूप में आ रहे हैं। अभी हाल में सुना कि बच्चों की पीडोफाइल ने 5 से 15 साल की उम्र के 50 बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए पिक्चरें डाली बच्चों के साथ और वो पीडोफाइल्स ने डाली। तो ये सब चीजें होती रहेंगी अगर हम इनको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं। तो एक तो फॉर्मल सिनेमा की बात हुई जो आपने उठाई सबसे शुरू में, चर्चा तो हमारी आपकी फॉर्मल सिनेमा के बारे में ही हो रही है कि भाई ठीक है, जो सिनेमा बॉलीवुड है, जो हमारा साउथ इंडियन सिनेमा है उसके बारे में, लेकिन ये सब भी तो हो रहा है ना जी। कहीं ये इंस्पिरेशन बॉलीवुड से या सिनेमा से तो नहीं ले रहे हैं इस तरह के वीडियो डालकर? बिल्कुल, तो इन चीजों को भी रोकने की जरूरत है। जब तक हम इन चीजों के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम जो फिल्टर करे, जी, इन चीजों को फिल्टर करे और तत्काल, हमें बार बार लीड मिलती है विदेशों से। पीडोफाइल वाला भी जो केस हुआ वो किसी फॉरेन उसने बताया कि आपके देश से ये कंटेंट रिलीज हो रहा है, और रेप वीडियो वाले भी हमें बाहर से। तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारी जो सर्वेलेंस एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं। तो फिल्टर बनाने की जरूरत है अभी, न सिर्फ बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा को देखने के लिए, बल्कि सोशल मीडिया पर हो रहे जो भी वीडियो और इस तरह की चीजें जा रही है, कंटेंट जा रहा है, उसको रोकने की जरूरत है और ऐसे अपराधियों को पकड़ने की जरूरत है जिस तरह का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे अपराधियों को पकड़ने की जरूरत है जो इस तरह के वीडियोस डाल रहे हैं। इतने मतलब कहाँ से उनको ये इंस्पिरेशन मिली, उनमें कहीं ना कहीं से उनको वो इंस्पिरेशन मिल रहा है, कहाँ से वो देख के उनके दिमाग पर ये असर हो रहा है कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के कंटेंट को डाला जाना चाहिए। तो वाकई इस तरह की स्थिति है तो हमारी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को, ब्यूरोक्रेसी को, जितनी भी सर्टिफिकेशन बॉडीज है
को बिल्कुल जागरूक हो जाना चाहिए, अपने दांत तक पैनी कर लेनी चाहिए कि अगर महिलाओं के लिए अपराध उनके खिलाफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए अगर सड़क असुरक्षित हो रही है, तो कहीं उसकी जड़ कहाँ-कहाँ है, उसको तलाश कर वहाँ उसे खत्म करना होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया रंजना जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए। विषय इतना बड़ा है कि इस पर लगातार चर्चा होती रहनी चाहिए, इसके एक-एक पहलू पर, लेकिन यहाँ हम इस चर्चा को यहीं कंक्लूड करते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और फिर एक बार आपसे चर्चा करेंगे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी, शुक्रिया।